नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान दीजिए। आज जो है कि हम लोग अध्ययन करेंगे सांद्रता को भार आयतन अनुपात में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं सांद्रता को किस अनुपात में, प्रतिशतता में। इसमें अध्ययन करेंगे भार आयतन अनुपात में। क्या होता है भाई? तो भार आयतन अनुपात में सांद्रता को हम अध्ययन करते हैं तो इसमें आपका आता है नॉर्मलता और मोलरता, ठीक है ना। तो नॉर्मलता को हम कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं और मोलरता को कैपिटल। नॉर्मलता को अध्ययन करने से पहले हमें किन किन बिंदुओं पर ध्यान देते हैं, क्यों नहीं ये जल्दी समझ में आता है, ठीक है ना। तो इस बात पर हम अपना फोकस नहीं करते हैं। नॉर्मलता को पढ़ने से पहले, सीधे भेजे में डालने से पहले उसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम बताने जा रहे हैं, उसको आप लोगों को गौर से समझना है। बस वो पॉइंट्स समझ में आ गया तो कोई ऐसा पावर नहीं है जो है कि रसायन विज्ञान केमिस्ट्री पढ़ने से आप रोक सकता है। जान करके हम हार्ड बना देते हैं और चाहे पढ़ाने वाले जैसे तैसे कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पढ़ा देते हैं। इजी वे में जानना है, एकदम सीधे ब्रेन में उसको डालना है, हमेशा के लिए बैठाना है। तो नॉर्मलता को हम कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं। नॉर्मलता को जानने से पहले हम जानेंगे किन किन पॉइंट को थोड़ा सा बारीकली आप लोग समझेंगे। पहले तो इसको जानने से पहले तुल्यांकी भार जानेंगे। तुल्यांकी भार, ठीक। पहला टॉपिक क्या है भाई? तुल्यांकी भार क्या है। इसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं और हम बताते हैं कि होता क्या है। इसके बाद दूसरा है तुल्यांक। इसको समझते हैं। ये दो ऐसे पॉइंट से यदि न समझे तो नॉर्मलता केवल रट सकते हैं, उसको सीधे भेजे में नहीं पहुंचा जा सकता है। तो तुल्यांकी भार और तुल्यांक समझना जो है कि जरूरी है हमें। इसके लिए तो नॉर्मलता यदि अध्ययन कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो तुल्यांकी भार और तुल्यांक समझना पड़ेगा। नॉर्मली हम तुल्यांकी भार तो निकाल सकते हैं अणु भार। अब बटे संयोजकता से, संयोजकता, इससे हम निकाल सकते हैं किसको? तुल्यांकी भार को। यदि किसी भी पदार्थ का निकालना है तो उसके अणु भार से संयोजकता से क्या कर देंगे? भाग देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको NaOH का निकालना है, NaOH का तुल्यांकी भार निकालना है E बराबर, तो NaOH का अणु भार कितना होता है? सोडियम का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का जोड़ देंगे तो 40। अब बटे में अब इसकी संयोजकता क्या होगी भाई? तो संयोजकता कितनी इसमें OH इसमें से हट सकता है? 1, तो संयोजकता 1 हो जाएगी। तो डिवाइड कर देंगे तो इसका तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा? 40। अणु भार भी 40 और तुल्यांकी भार भी 40 होगा। तो इस तरह से दिए हुए पदार्थ के अणु भार से हम तुल्यांकी भार क्या कर सकते हैं? संयोजकता से विभाजित करके निकाल सकते हैं। लेकिन यदि हमको मान लीजिए आपकी इच्छा है कि हमको इसको परिभाषा में समझें कि क्या होता है आखिर में तुल्यांकी भार, तो परिभाषा में हम नॉर्मली समझ सकते हैं कि किसी भी पदार्थ की वह मात्रा, किसी भी पदार्थ की उतनी मात्रा लीजिए जो कि वह क्लोरीन के 35.5, कितने? क्लोरीन के 35.5, किसके? क्लोरीन के 35.5 और ऑक्सीजन की 8 ग्राम, इसके 35.5 ग्राम और इसके 8 ग्राम, और हाइड्रोजन की 1.008 ग्राम से उस पदार्थ की जितनी मात्रा संयुक्त होती है वह मात्रा उस पदार्थ की तुल्यांकी भार कहलाती है।
नहीं समझ में? फिर से समझना है। अरे किसी भी पदार्थ की उतनी मात्रा लीजिए या उतनी मात्रा जो कि क्लोरीन से कितना 35.5 से, ऑक्सीजन के कितने से 8 ग्राम से और हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम से दूसरे पदार्थ की जितनी भी मात्रा अटैच हो, W ग्राम हो या 100 ग्राम हो या 5 ग्राम हो या 10 ग्राम हो कि उसकी मात्रा कितनी है, लेकिन इन लोगों की फिक्स मात्रा क्लोरीन के 35.5, ऑक्सीजन के 8 और हाइड्रोजन के इतने ग्राम से उस पदार्थ की जितनी मात्रा संयुक्त होगी उसे कहेंगे हम उस पदार्थ का तुल्यांकी भार। जैसे सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं। सोडियम क्लोराइड में हम लोग ध्यान देते हैं क्लोरीन कितना है 35.5, क्लियर, और ये कितना है 23। तो सोडियम क्लोराइड में अब हमें सोडियम की तुल्यांकी भार पता करना है, तो देखेंगे कि क्लोरीन के 35.5 ग्राम से सोडियम कितना अटैच है भाई, तो 23 ग्राम। तो इसमें सोडियम का तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा 23 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जो कि क्लोरीन के कितने से 35.5, ऑक्सीजन की 8 और हाइड्रोजन की 1.008 ग्राम से संयुक्त होता है, वह मात्रा उस पदार्थ की तुल्यांकी भार कहते हैं। और तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है भाई, यदि निकालना होगा तो अणु भार बटे संयोजकता। अब तो ये तुल्यांकी भार हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें आता है तुल्यांक। तो किसी भी पदार्थ की तुल्यांकी भार की जितनी मात्रा होती है उसको उस पदार्थ का तुल्यांक कहते हैं। जैसे NaOH, देखिए NaOH अणु भार 40, इसका अणु भार कितना हो गया 40, तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा भाई, तो 40/1 मतलब कि 40। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार भी कितना हो गया 40, तुल्यांकी भार कितना हो गया 40। तो 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कितना, 1 तुल्यांक सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब कभी कहा जाए कि 1 तुल्यांक NaOH मतलब कितना, तो 40 ग्राम NaOH। मतलब किसी पदार्थ की तुल्यांकी भार की जितनी मात्रा होती है उसको हम 1 तुल्यांक कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की तुल्यांकी भार कितनी है भाई, तुल्यांकी भार की मात्रा कितनी है, तो 40 ग्राम है। मतलब कि 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब 1 तुल्यांक सोडियम हाइड्रोक्साइड, कितना 1 तुल्यांक, या 1 तुल्यांक सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कितना 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। यदि 2 तुल्यांक सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, 2 तुल्यांक NaOH मतलब कितना, 1 तुल्यांक है तो 40 ग्राम है, तो 2 तुल्यांक होगा तो कितना हो जाएगा 80 ग्राम। अब हम एक दूसरा लेते हैं H2SO4 का, 98 होता है। अब इसका तुल्यांकी भार कितना होगा भाई, तो ये अणु भार है, इसमें संयोजकता से भाग दे देंगे। कितना है, 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, इसमें 1 OH रिप्लेसेबल था, इसमें 2 है तो 2 से 49। तो H2SO4 का E तुल्यांकी भार कितना हो गया 49। मतलब कि 1 तुल्यांक H2SO4 मतलब कि 49 ग्राम H2SO4। तो इसका तुल्यांकी भार कितना होगा 49। तो ये टोटल 49 ग्राम को बोलेंगे 1 तुल्यांक। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के टोटल 40 ग्राम क्या बोलते हैं 1 तुल्यांक, उसी तरह से टोटल 49 ग्राम को हम 1 तुल्यांक बोलेंगे। और तुल्यांक यदि निकालना होगा तो तुल्यांक बराबर होता है भार बटे तुल्यांकी भार। अब ये होगा आपका दिया हुआ है 98 ग्राम H2SO4 में कितने तुल्यांक, तो 98 आप बटे में तुल्यांकी भार कितना होता है इसका भाई 49। तो 49 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो
तुल्यांक बराबर क्या हो जाएगा, भार बटे तुल्यांक की भार। किसी भी पदार्थ का भार दिया हो और पूछता है कि इसमें कितने तुल्यांक, इतने ग्राम पदार्थ में कितने तुल्यांक, तो उस भार को उस पदार्थ के तुल्यांकी भार से क्या कर देंगे, भाग दे देते हैं, तो तुल्यांक निकल जाता है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया, तुल्यांकी भार और तुल्यांक दोनों रिलेटेड है। अब इसकी नॉर्मलता से क्या संबंध है, तो हम देखते हैं इसकी नॉर्मलता से संबंध। कह रहा है कि किसी विलयन की 1 लीटर में, कितने में, 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थों के तुल्यांकों की संख्या। समझ आया, तुल्यांक की भार और तुल्यांक क्यों बता रहे थे, क्योंकि नॉर्मलता जब भी निकालेंगे तो विलयन की 1 लीटर में तुल्यांकों की संख्या का अनुपात हम लेते हैं। तो तुल्यांक यदि पता रहेगा तब तो हम नॉर्मलता निकालेंगे। इसलिए हमें क्या चाहिए भाई, किसी भी पदार्थ का यदि विलयन की नॉर्मलता निकालनी हो तो उसका तुल्यांकी भार और तुल्यांक हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो किसी भी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थों की तुल्यांकों की संख्या, किसकी संख्या, तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कहते हैं किसी भी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थों के तुल्यांकों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। और नॉर्मलता बराबर क्या होता है, तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या अब बटे में आयतन लीटर में। तो इस तरह से हम जो है कि तुल्यांकी भार नॉर्मलता निकाल सकते हैं, या इससे भी हम एक्सटेंडेड फॉर्म में ला देंगे। तो नॉर्मलता n इक्वल, इस शॉर्टकट फॉर्मूला है W इंटू 1000 बटे में E इंटू V, किस में हो जाएगा, मिलीलीटर में। अब ये माइंड में आएगा कि ये जो फार्मूला है तो फिर ये फार्मूला किस काम का, तो क्वेश्चन में तुल्यांकों की संख्या नहीं दिया रहता है, तुल्यांकों की संख्या निकालते हैं। कैसे निकालते हैं भाई हम तुल्यांकों की संख्या, तो तुल्यांकों की संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, भार बटे तुल्यांकी भार, अब बटे में आयतन किस में, लीटर होना चाहिए। तो मान लीजिए कि V ml में दिया हो तो लीटर बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, W/E, और लीटर में बदलने के लिए ml में दिया रहेगा 1000 से भाग दे देंगे। तो इसी को हम अरेंज करते हैं तो इस फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है ना। इसी को अरेंज कर देंगे तो किस फॉर्म में मिलेगा, ये तो डायरेक्ट हम इस तरह से लिख देते हैं, जहाँ पर n क्या है, नॉर्मलता, W पदार्थ का भार, E पदार्थ का तुल्यांकी भार, ये ml को लीटर में चेंज करने के लिए तो ऊपर आ गया यहाँ से, और ये आयतन विलयन का आयतन है। क्लियर, तो इससे निकाल सकते हैं हम, इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो तुल्यांक निकालना ही पड़ेगा W/E करके, फिर जो आयतन दिया होगा लीटर में बदलेंगे तो रखेंगे, या डायरेक्ट इसको हम रख देंगे सीधे। कैसे समझते हैं कि 4 ग्राम NaOH है, क्लियर, और 200 मिलीलीटर में क्या है, घुला हुआ है। तो विलयन की नॉर्मलता फाइंड करना है। 4 ग्राम NaOH कितने में घुला है, 200 मिलीलीटर में, तो इसकी नॉर्मलता फाइंड करनी है। तो नॉर्मलता n इक्वल क्या हो जाएगा भाई, हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे, W कितना दिया हुआ है तो 4 ग्राम लिख दिया यहाँ पर, ये है ये फॉर्मूला हमारा 1000। अब बटे में E, तो अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का E हमें क्या करेंगे, याद रखेंगे, तो 40 होता है, 40 गुणे विलयन का आयतन कितना है 200 ml, तो ये कर देंगे हमारा, ये कट गया तो 1/2, ये नॉर्मलता आ गई। तो विलयन की नॉर्मलता
में क्या होता है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों के किसकी संख्या, तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। तो नॉर्मलता को ज्ञात करने के लिए हम इस फॉर्मूले को और कभी कभी क्वेश्चन में प्रतिशत और घनत्व दिया रहता है, तो नॉर्मलता पूछती है, अब भार नहीं दिया रहेगा, तुल्यांकी भार नहीं दिया रहेगा, इतने प्रतिशत और घनत्व दिया रहेगा तो कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला हम जो है कि यूज करते हैं, शॉर्टकट फॉर्मूला होता है नॉर्मलता बराबर प्रतिशत गुणे घनत्व गुणे 10/E। इस फॉर्मूले से यदि क्वेश्चन में आपके सामने प्रतिशत और घनत्व आ जाए और नॉर्मलता पूछे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है। इस फॉर्मूले को, एक लाइन का फॉर्मूला है, प्रतिशत गुणे डी घनत्व और 10 से गुणा करके तुल्यांकी भार यदि याद रहता है तो इससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमें नॉर्मलता एक जो है कि स्टेप निकल जाएगी। नहीं तो उसको बहुत सारे स्टेप में ले जाना पड़ेगा, सीधे एक स्टेप में प्रतिशत और घनत्व दिया हो तो इस शॉर्टकट फॉर्मूले से हम नॉर्मलता निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब नॉर्मलता को हम कितने टाइप की जो है कि नॉर्मलता होती है इसके बारे में हम थोड़ा ध्यान देंगे। तो नॉर्मलता में कहने का मतलब यह है कि यदि 1 लीटर का विलयन है, कितना, 1 लीटर का, और उसमें 1 तुल्यांक घुला हो, कितना, 1 तुल्यांक, तो उसे नॉर्मल विलयन कहते हैं। 1 लीटर का विलयन हो और 1/2 तुल्यांक घुला हो तो उसे n/2 सेमी नॉर्मल विलयन कहते हैं। 1 लीटर है और उसमें 1/10 तुल्यांक घुला है तो उसे n/10 डेसी नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल, यदि 1 लीटर में 1/100 तो उसे बोलते हैं सेंटी नॉर्मल, n/100। क्या बोलेंगे, सेंटी नॉर्मल। नॉर्मल, सेमी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल, और 1 लीटर में यदि 1/1000 घुला हो तो इसे बोलते हैं n/100, ठीक है ना, 1000 मिली नॉर्मल बोलते हैं। तो ये है आपका अलग अलग तरीका से विलयन की नॉर्मलता को ज्ञात करने की। ठीक, तो ये हो गया आपका नॉर्मलता, कोई डाउट नहीं। ठीक, अब इसी ऑर्डर में हम लोग देखते हैं दूसरा टॉपिक हमारा है मूलरता। क्या है दूसरा टॉपिक हमारा है, मूलरता। मूलरता तो 1 लीटर विलयन में यदि तुल्यांकों की संख्या को हम बताते हैं तो नॉर्मलता, और यहाँ पर 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को विलयन की मूलरता कहते हैं। वहाँ तुल्यांकों की संख्या था और यहाँ पर क्या आ गया, मोलों की संख्या। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को मूलरता कहते हैं। अब पहले यहाँ पर समस्या है कि मोल क्या है भाई। मोल, तो मोल बराबर होता है कि किसी भी पदार्थ की उतनी मात्रा लीजिए, किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के कितने 1.6.022 × 10⁻23 कण, मतलब क्या, परमाणु, अणु या आयन उपस्थित रहते हैं तो उस मात्रा को उस पदार्थ का 1 मोल बोलते हैं। किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के कितने कण, इतना 6.022 × 10⁻23 कण उपस्थित हो। कण में कौन कौन आ सकता है, तो परमाणु, अणु या आयन। तो उस मात्रा को क्या कहते हैं, 1 मोल। और मोल को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं
और किसी पदार्थ का दिया हुआ मात्रा उसमें मोल निकालना है तो n इक्वल W/m, क्या भार बटे क्या चीज़, अणु भार। तो इस फॉर्मूले से हम मोल निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब एक मोल H2SO4 मतलब क्या, H2SO4 के कितने 6.022 × 10⁻23 अणु। एक मोल H2SO4 मतलब कितने अणु H2SO4 के, तो इतने अणु हैं, ठीक है संख्या। यदि एक मोल H2SO4 का हम आयतन पूछे, आयतन कितना होगा, तो STP और NTP पर आयतन होता है 22.4 लीटर। एक मोल का, एक मोल में कणों की संख्या इतना, एक मोल का आयतन STP सामान्य तापदाब या नॉर्मल तापदाब पर 22.4 लीटर होता है आयतन। कणों की संख्या कितनी होती है, इतना, और आयतन कितना होता है भाई 22.4 लीटर। तो ये हो गया मूल, ठीक है। अब कह रहा है कि किसी भी पदार्थ का यदि मोल निकालना हो तो मोल बराबर क्या होता है, भार दिया रहेगा, अणु भार से डिवाइड कर देंगे तो उसके मोलों की संख्या निकल जाएगी। अब मोलारता से क्या संबंध है, तो कह रहा है कि किसी भी विलयन की 1 लीटर में उपस्थित तो मोलों की जो संख्या होती है उसी को मोलारता कहते हैं। किसी विलयन की 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है, मोलारता कहलाती है। किसकी, किसी विलयन में उपस्थित 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या विलयन की मोलारता कहलाती है। और मोलारता बराबर क्या होता है, तो मोलारता बराबर मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अब बटे में आयतन, किसमें, लीटर में। या हम लिख सकते हैं कि m इक्वल, अब मोलों की संख्या निकालना होगा तो क्या होगा भाई, तो मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणु भार, ये मोलों की संख्या हो गया, बटे आयतन भी दे दिया है यदि मिलीलीटर में, और किस में बदला हमको, लीटर में, तो 1000 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे तो यह मिलीलीटर में बदल जाएगा। तो हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट m इक्वल W × 1000, ये ऊपर चला जाएगा। अब बटे में m × v, इसमें मिलीलीटर में, तो मोलारता बराबर मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, या m इक्वल W × 1000 m × v मिलीलीटर में। तो इस फॉर्मूले से हम मोलारता ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। भार दिया रहेगा, अणु भार याद रहेगा, आयतन तो निकल जाएगा। अब इसी क्रम में हम लोग देखते हैं दूसरा चीज। अब जैसे यदि 1 लीटर विलयन में 1 मोल उपस्थित होता है तो 1 लीटर 1 मोल, तो क्या बोलते हैं, उसको मोलर विलयन बोलते हैं। 1 लीटर में 1/2 मोल तो उसको सेमी मोलर, 1 लीटर में 1/10 मोल तो उसको डेसी मोलर, 1 लीटर में 1/100 मोल तो उसको सेंटी मोलर, और 1 लीटर में 1/1000 मिलीलीटर तो उसको मिली मोलर बोलते हैं। तो ये विलयन की मोलरता। इसी प्रकार से यदि भार दिया रहेगा तो मोलरता निकाल सकते हैं। यदि प्रतिशत दिया हो और घनत्व दिया हो तो कैसे मोलरता निकालेंगे, तो उस समय मोलरता m इक्वल प्रतिशत गुणे घनत्व गुणे 10 और बटे में m क्या है, अणु भार है। नॉर्मलता के लिए क्या था, यहाँ पर ई लगाते थे, और मोलरता के लिए क्या लगाएंगे, m अणु भार लगाएंगे। तो ये हो गया सांद्रता किसमें, भार बाई आयतन में। और एक हमारा है टॉपिक लास्ट कि सांद्रता को हम भार बाई भार के पद में व्यक्त करते हैं।
तो उसके लिए होता है मूलता। भार बाई भार के पद में यदि निकालते हैं, भार बाई भार के पद में, तो सांद्रता यदि हम कैसे निकालते हैं, भार बाई भार के पद में, तो उसको बोलते हैं मूललता। ये क्या होता है भाई, तो इसमें थोड़ा चेंज हो जाता है हमारा अनुपात। कहता है कि 1 kg विलायक में, ध्यान देने की बात है, उस पहले वाले में क्या था, नॉर्मलता में था कि 1 लीटर में, मूललता में भी 1 लीटर में था, और इसमें क्या है, मूललता में 1 kg विलायक में उपस्थित। 1 kg विलायक लेंगे या 1000 ग्राम कहिए, दूसरी एक सेम चीज़ है। तो 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या, वही मूललता ही वाला है, लेकिन उसमें विलयन लिए थे लीटर में, यहाँ पर विलायक का भार लेते हैं। तो 1 kg विलायक में उपस्थित या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है, मूललता कहलाती है, और मूललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो मूललता इक्वल मूलों की संख्या, किसकी संख्या, मूलों की संख्या, अब बटे में विलायक का भार, किसमें, kg में। क्योंकि कहाँ भी रहा है, परिभाषा ही कह रहा है कि 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को विलयन की क्या कहते हैं, मूललता कहते हैं। क्लियर। तो हम मूललता को लिख सकते हैं मूलों की संख्या के लिए W/m। अब बटे में, अब ग्राम में यदि दिया रहेगा तो ये विलायक ग्राम में, अब बटे, अब ग्राम को kg में बदलने के लिए कैसे डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा मूललता m इक्वल W इंटू 1000, अब बटे में m इंटू विलायक का भार, किसमें, ग्राम में। तो ये मूललता निकल जाएगी, ठीक है ना। तो नॉर्मलता, मूललता और मूललता, ये 3 चीज़ों को हम आपको बहुत प्रयास करके समझाने की कोशिश की है। अब समझना ना समझना तो आपके और हमारे परे की बात नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश किया है, ठीक है ना। यदि आपको लेक्चर ना समझ में आए तो इसका यदि नोट्स चाहिए आपको, तो हमारे चैनल पर इसका नोट्स उपलब्ध है। इससे पहले हम वीडियो डाले हैं, रिटेन वीडियो, उसमें नोट्स आप ले सकते हैं, और नोट्स को पढ़िए और इस लेक्चर को सुनिए। तो हमको जहाँ तक आशा है कि आपको पूरी तरह जो है कि सीधे जो है कि एकदम गोली की तरह आपके भेजे में ये कंसेप्ट जाएगा। इसके बाद हम इससे संबंधित गणनाएं भी जो है कि चैनल पर डाल दिए हैं, आप लोग उससे भी ले सकते हैं, या बाद में भी हम लोग स्टडी कर लेंगे। तब तक के लिए अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।